गवर्नर स्टेट बैंक के इस बयान को सुनकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी अब वही स्क्रिप्ट पकड़ा दिया गया है जो हुकूमती वुज़रा के पास गुज़िश्ता 3 साल से मौजूद है। अब क्या वाकई ये डॉलर की कीमत बढ़ने से फ़ायदा हो रहा है, और अगर फ़ायदा हो रहा है तो माजी में फिर इमरान खान साहब उस वक्त हुक्मरानों को क्यों जिम्मेदार ठहराया करते थे। फ़ारूक सलीम साहब माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि इस डॉलर के बढ़ने से पाकिस्तान की मईशत पर क्या पॉजिटिव असरात मुरतब हो रहे हैं या फिर ये महंगाई बढ़ने की भी एक वजह है। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये गंडापुर साहब की, शौकत यूसुफजई साहब की और फिर सबसे बढ़कर गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इस पर क्या तबसरा करना चाहेंगे इस तरह की लॉजिक्स पर फ़ारूक साहब? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी तो डॉक्टर बाकर साहब की स्टेटमेंट पे हुई। वो एक बड़े काबिल प्रोफेशनल हैं और इस किस्म की बेतुकी गैर मंतक के जो स्टेटमेंट्स हैं वो पहले कभी उनकी ज़ुबान से मैंने नहीं सुनी है। उनका ये कहना कि कुछ लोगों को फ़ायदा है, कुछ लोगों को नुकसान है, वो कुछ लोग जो हैं वो शायद 80-90 लाख वो पाकिस्तानी हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं, और साथ ही 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं जिनका इसमें नुकसान ही नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है। और दूसरा मुझे ताज्जुब इस चीज़ का हुआ कि उन्होंने जो ये बयान दिया कि अब वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारे को हेड कर रहे हैं। उनका कोई सियासी जमात का कोई बयानिया उठा के आगे लेके बढ़ना वो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। यूजुअली पीटीआई के वुज़रा ये वाला बयानिया कह रहे हैं, और ये गवर्नर साहब को सियासी जमात के साथ एक शेयर कर लेना बयानी, ये आई थिंक सीरीज सिम्त कुछ दुरुस्त नहीं लगती है। सही ऑफर जी। जो बाकी वुज़रा हैं, देखिए उसमें मैं समझता हूँ कि बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हुकूमत के पास कोई भी माशी टीम नहीं एग्जिस्ट करती, बल्कि पिछले 3 सालों से हुकूमत पूरी कोशिश तो ज़रूर कर रही है कि कोई माशी टीम बना ले, क्योंकि पॉलिसी अगर आप देखना चाहते हैं तो पॉलिसी से पहले टीम बनानी पड़ती है। पॉलिसी टीम के बगैर नहीं बन सकती। अगर इस किस्म की पॉलिसी सामने आती हैं, इस किस्म के बयानात सामने आते हैं, तो इसका एक क्लियर कट पैगाम ये है कि हुकूमत के पास कोई टीम नहीं है। आप सोचिए, पहले 8 महीनों के लिए असद उमर साहब वजीर थे, उसके बाद चले गए, हमें नहीं पता। फिर हफीज शेख साहब आ गए, वो 20 महीने के लिए वजीर एडवाइज़र रहे, फिर उनको 3 महीने के लिए मिनिस्टर बना दिया गया, फिर उनको इलेक्शन में नहीं जितवा सके, फिर 1 महीने के लिए हमाद अजहर साहब आ गए, फिर 6 महीने के लिए मिनिस्टर बनाया हमने शौकत तरीन साहब को, फिर एक कुछ दिनों का अरसा था जहाँ 22 करोड़ पाकिस्तानियों के पास कोई भी वजीर ख़जाना नहीं था, फिर इनकी नोटिफिकेशन कर दी गई एज एन एडवाइज़र। तो ये जो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है चेंजेस की, इसके नतीजे में किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं बनाई। तो फ़ारूक साहब, जब हफीज़ शेख साहब को हटाया गया था तो ज़ाहिर है उस वक्त भी महंगाई तेज़ी से बढ़ रही थी, और ये रीज़न्स भी दिए गए थे कि हफीज़ शेख साहब चूँकि महंगाई को उस तरह कंट्रोल नहीं कर सके, इसलिए शौकत तरीन साहब को लाया जा रहा है जो IMF से डील करने के भी एक्सपर्ट हैं और महंगाई में भी ये कमी करेंगे। आते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी। IMF से डील करने का तो मतलब ये होता है कि मुल्क में महंगाई बढ़ती है, फिर ये महंगाई के एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं? इनके 6 महीने के आदाद शुमार पर अगर हम नज़र डालें तो शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जितना लोग इस वक्त परेशान हैं। तो इनकी 6 महीने की कारकर्दगी कैसी है? अब हुकूमत तो आगे इनको एक बार फिर वजीर बनाने जा रही है, कोशिशें कर रही है इनको सेनेटर मुंतखब करवाए। ये कैपेबल हैं, इनके पास ये एबिलिटी है कि ये इस बहरान से मुल्क को निकाल सकें? देखिए, मार्च के महीने में जो हमारे पुराने वजीर ख़जाना थे हफीज शेख साहब, उन्होंने IMF के साथ, उनके बोर्ड के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसमें 2 बड़े वादे किए गए। एक वादा ये था कि बिजली की जो टैरिफ है वो 5 से 6 रुपये यूनिट बढ़ा दिया जाएगा, और बिजली की बिलों की मद में कोई 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा। इसी तरह 610 अरब रुपए का टैक्सेस लगाने थे पेट्रोल और डीजल के ऊपर, तकरीबन 30 रुपए फी लीटर का। लेकिन अप्रैल में फिर हमारे पास नए वजीर ख़जाना आ गए और उन्होंने कहा, शौकत तरीन साहब ने, आपको याद होगा कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है, मैं सर्कुलर डेट जो गर्दिशी करता है उस पर भी कंट्रोल पा लूँगा और टैरिफ भी नहीं बढ़ाऊँगा। उन्होंने कहा था कि मैं रेवेन्यू भी बढ़ा दूँगा और टैक्स रेट भी नहीं बढ़ाऊँगा। तो IMF उस स्टेज पे उन्होंने कहा, भाई हम साइड पे हट जाते हैं, आप अपनी जादू की छड़ी का इस्तेमाल कर लीजिए। अब वो 6 महीने पूरे हो गए हैं, जादू की छड़ी ने काम नहीं किया, हम वापस IMF के पास जा रहे हैं, और अब जब हम वापस जाएंगे तो वील बी नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस। हम कमज़ोर हालत में रहते हुए IMF के साथ मुज़ाकरात में जा रहे हैं और फिर हमें उनकी सारी शराइत मानना पड़ेगी।
अच्छा, एक और गलतफहमी जो अमूमन फैलाई भी जाती है, कही भी जाती है, हम हर इल्ज़ाम आईएमएफ के ऊपर डाल देते हैं। अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो हम कहते हैं आईएमएफ की गलती है, अगर पाकिस्तान में महंगाई हो रही है तो हम कहते हैं आईएमएफ की गलती है, अगर आटे की कीमत महंगी हो रही है तो हम कहते हैं आईएमएफ की गलती है। मैंने बड़ा अरसा आलमी मालियाती इदारों के साथ काम किया है। जो एग्रीमेंट आईएमएफ का पाकिस्तान के साथ हुआ, बाकी दुनिया के साथ करते हैं, उसमें कहीं ये नहीं लिखा होता कि आप अपने बिजली के रेट बढ़ा दें, उसमें कहीं ये नहीं लिखा होता कि आप अपनी करेंसी की डिवैल्यूएशन कर दें। वो ये कहते हैं कि आपके बिजली के सेक्टर में पाकिस्तान के हवाले से 400-500 अरब रुपए का आप खसारा कर रहे हैं। आप खुदा इस खसारे को ख़त्म कर दें। अब खसारे को ख़त्म करने के दो तरीके, जो सही तरीके हैं वो ये है कि आप चोरी ख़त्म कर दें या कम कर दें। अब 24-25% की शरह हो रही है बिजली में, बिजली के सेक्टर में जो चोरी हो रही है, या आप अपनी वसूली बढ़ा लें। हमारे यहाँ 10-100 रुपए का जो बिल जाता है, वसूली 90 रुपए की होती है। तो ना हुकूमत कामयाब हो रही है चोरी कम करने में, ना वसूली बढ़ाने में, तो फिर कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि आप टैरिफ जो है वो रेट बढ़ा दें। फिर हम कह रहे हैं कि जी आईएमएफ वाले हमें कहते हैं कि आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दें। मैं यकीनी तौर पे आपको बता सकता हूं कि ऐसा एग्रीमेंट कहीं नहीं हुआ। अच्छा, तो फरूख साहब ज़रा ये हुकूमत भी इस वक्त महंगाई की पूरी जिम्मेदारी, ऐसा लग रहा है कि हम आलमी मार्केट की ऑयल प्राइस की कीमतों के रहमो करम पर हैं कि ऑयल प्राइस बढ़ गए तो ये महंगाई का रीज़न दिया जाता है। जो डीवैल्यूएशन हो रही है रुपए की, इसकी वजह क्या है? ये हुकूमत इसको रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? इस तरह से अगर रोज़ कभी 92 पैसे 63 पैसे ये अगर बढ़ता रहेगा डॉलर, तो ये तो आने वाले चंद हफ्तों या महीनों में कहीं 200 को ना क्रॉस कर जाए। कहाँ तक जाएगा, ये किधर रुकेगा? हुकूमत क्यों कामयाब नहीं हो पा रही इसमें? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने। दोनों बातें इसमें, महंगाई की आलमी दुनिया में कोई शक की बात नहीं है कि स्पेशली जो एनर्जी सोर्सेज हैं, चाहे वो एलएनजी हो या कोयला या पेट्रोल हो, उसकी कीमतें बड़ी तेज़ी से बढ़ी, इसमें कोई शक की बात नहीं। तेल का एक बैरल $37 का बैरल बिक रहा था साल भर पहले, अब वो 80-85 पे चला गया। कोयला $60 का था, वो 250 पे चला गया। हम बेशुमार कोयला, कोई $3 अरब का कोयला इंपोर्ट करते हैं, हमारे बिजली के घर उस पे चलते हैं। लेकिन जो असर हुआ है रुपए के गिरने के नतीजे में, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट। आप सोचिए कि अगस्त 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उस वक्त तकरीबन 123 रुपए का $1। अब हम जा रहे हैं 173 और 174 रुपए। तो आप 40-42% गिरावट है रुपए की कीमत में। और आप समझिए कि हम अगर एक नज़र दौड़ा लें कि हम क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि उन सब चीज़ों की कीमत कम से कम 40-42% तो बढ़ गई। हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं, मिर्चें इंपोर्ट हो रही हैं, दालें इंपोर्ट हो रही हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम आटा इंपोर्ट कर रहे हैं, हम मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, खाद इंपोर्ट करते हैं, कागज़ इंपोर्ट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी इस नतीजे में कि हमारा रुपया इतनी तेज़ी से गिरा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।